बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू करंट अफेयर सीरीज के अंदर आपका वेलकम है। और करंट अफेयर्स में आज हम 28 जुलाई के करंट अफेयर्स जो है डिस्कस करेंगे और ये हमारा जो लेक्चर है जुलाई का 15 है। और आज हमारे पास पहला टॉपिक है जी, वो है ईयू एंड यूएस अनाउंसेस ट्रेड डील, व्हाट यू नो व्हाट यू नीड टू नो। ठीक है, तो सबसे पहले जो ईयू और यूएस की जो ट्रेड डील है इसको डिस्कस करेंगे कि भाई ये क्या है, और ये अल जजीरा की न्यूज़ है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे जी, बिल्डिंग फाइनेंशियल अल्टरनेटिव्स फॉर ग्लोबल साउथ। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे कि भाई क्या जो है वो ग्लोबल साउथ के लिए अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, और ये डॉन की न्यूज़ है। देखेंगे क्या जो है वो डॉन प्रपोज कर रहा है। और थर्ड पे हम बात करेंगे, एस सीरियसली वीकेंड नेटो फॉल्टर्स एससीओ एडवांसेस। ठीक है, कि भाई किस तरह से जो है वो नेटो कमज़ोर हो रहा है और उसका जो फ़ायदा है वो एससीओ को हो रहा है। तो ये जो दोनों न्यूज़ हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं करंट अफेयर्स के हाल से। अगर आप देखेंगे ये डायरेक्टली करंट अफेयर्स में आपसे पूछी जा सकती हैं कि भाई ग्लोबल साउथ के लिए क्या फाइनेंशियल सिस्टम हो सकता है। ठीक है, और इसी तरह से जो है वो नेटो वर्सेस एससीओ या ब्रिक्स का सम टाइम कंपैरिजन आ जाता है, तो इस हवाले से आपसे पूछा जा सकता है। तो ये भी डॉन की न्यूज़ है। तो ये 3 न्यूज़ हमारे पास हैं, एक अल जज़ीरा की है और 2 डॉन की है। तो इनको हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे इसके अंदर जो है ये क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी, ईयू की और यूरोप की जो ट्रेड डील हुई है उसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे इसके क्या जो है वो की फीचर्स हैं। तो ईयू एंड यूएस अनाउंसेस ट्रेड डील, व्हाट यू नीड टू नो, आपको क्या पता होना चाहिए। तो ये अल जजीरा जो है इसको रिपोर्ट कर रहा है। अब बेसिकली ये डील जो है एज ए होल अगर हम बात करें तो इस पे को बहुत ज्यादा यूरोप खुश नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली अब अमेरिका को ये कहना कि हम खुश नहीं हैं ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। समझ रहे हैं ना, क्योंकि अमेरिका जाहिर बात है एक सुपर पावर है, तो उसको ये कह देना कि भाई आपने जो है वो हमें उस तरह से डील नहीं दी, ये काफी मुश्किल है। लेकिन फिर भी इसको जो है वो एक्सेप्ट कर लिया यूरोपीय यूनियन ने। तो इम्पोर्टेंट यही है कि इस टाइम पे जो है ट्रम्प साहब पूरी दुनिया को प्रेशराइज करके, आपने देखा उन्होंने कैसे स्टार्ट में जो है वो टैरिफ इम्पोज कर दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद सबको 90 डेज दे दिए कि भाई 90 डेज के अंदर अंदर आपने जो है वो डिसाइड करना है। अगर आपने मुझे कोई ऐसा जो है वो रिस्पॉन्स न दिया इसके बदले में जिससे अमेरिका को फायदा न हो रहा हो, तो मैं वो आपके ऊपर टैरिफ इम्पोज कर दूंगा। ठीक है, जैसे फिर चाइना के साथ आहिस्ता आहिस्ता नेगोशिएट करते करते, ठीक है, अब हम देख रहे हैं बाकी ममालिक के साथ, जैसे यूके के साथ इनकी डील हो चुकी, जापान के साथ हो चुकी, फिलहाल चाइना के साथ हो भी चुकी है, लेकिन फिलहाल अभी भी जो है नेगोशिएशंस जारी हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनकी डील्स हो रही हैं। अब ईयू जो है उसके ऊपर भी काफी ज्यादा प्रेशर था कि वो क्या करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं अल जजीरा क्या रिपोर्ट कर रहे हैं, हम उसको सम अप करते हैं। तो ओवरव्यू ऑफ द एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स और ईयू जो है इन्होंने एक कंप्रीहेंसिव जो है वो डील साइन की है, यानी एक बहुत ही जामिया तो जो है वो डील साइन की। इसके अंदर काफी ज्यादा चीजों को डिस्कस किया गया, और इसका पर्पस क्या है कि ट्रेड वॉर जो है जो इस टाइम पे पूरी दुनिया के अंदर हम देख रहे हैं स्टार्ट हो चुकी है और ट्रम्प साहब ने स्टार्ट किया, तो उसको अवॉइड करना। और डेडलाइन क्योंकि अब खत्म हो रही थी, जाहिर बात है ईयू को जो डेडलाइन दी हुई थी तो उसके अंदर डील करना जरूरी थी। ईयू जो है वो एग्री हो चुका है जी 15% टैरिफ के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे बात समझिएगा, 15% टैरिफ के ऊपर पहले कितना था, 30%। 30% टैरिफ इनके ऊपर इम्पोज किया गया था कि भाई आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आएंगी हमारे मुल्क के अंदर, यूएस के अंदर आएंगी, वो 30% टैरिफ के साथ आएंगी, यानी 30% महंगी होके आएंगी। एक चीज अगर 100 रुपए की है तो वो 130 रुपए की होके आएगी। ठीक है, अब उसको रिड्यूस कर दिया और 15% पे लेके आ गए हैं कि भाई अब जो 100 की आएगी वो 115 की होगी, तो थोड़ा फर्क पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उनकी मार्केट के ऊपर, फर्क तो जाहिर बात है पड़ेगा। अब ये जो बहुत सारी चीजें हैं, यानी कि छोटी-मोटी चीज़ों के ऊपर नहीं, मेजॉरिटी चीज़ों के ऊपर जो है वो मोस्ट गुड्स के ऊपर लगाई गई है, जिसमें कार्स भी शामिल हैं जो यूरोप से बन के आएँगी, उसके ऊपर जो है 15% टैरिफ लगा करेगा। पहली बात तो ये है। इन रिटर्न क्या होगा? इन रिटर्न ये होगा कि ईयू जो है वो क्या करेगा जी, वो ज़ीरो करेगा अमेरिका के लिए अपना टैरिफ। अब यहाँ पे देखिए यहीं से अंदाज़ा हो रहा है कि इसमें कहीं पे हमें बैलेंस दिखाई नहीं दे रहा, कि एक साइड पे हम ये देख रहे हैं 0% है और दूसरी साइड पे हम क्या देख रहे हैं, 15% है। तो अमेरिका की ये पावर है कि उसने ईयू को मजबूर कर दिया कि भाई आप जो है वो 15% पे मेरे साथ डील करेंगे, जबकि मेरे ऊपर कोई भी जो है वो आप टैरिफ नहीं लगाएंगे। वो जो गुड्स जो यूएस से जो है वो ईयू आएंगी, ठीक है, यानी जो अमेरिका से भेजी जाएंगी, उनके ऊपर कोई भी टैरिफ इम्पोज नहीं किया जाएगा, वो फ्री होंगी। और दूसरी साइड पे जो है यहाँ से जो वहां जाएंगी, ठीक है, उसके ऊपर जो है 15% लगाया जाएगा। इसलिए ये अनफेयर डील है, लेकिन प्रेशर में आके उन्होंने साइन की है। तो ईयू क्या कर रहा है जी, जीरो टैरिफ ऑफर कर रहा है जो यूएस से
एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो इनको, ठीक है। और क्या इसके साथ साथ उसने मजीद भी करना है, एक तो जीरो करके भी जो है अमेरिका नहीं माना, तो फिर इसने कहा कि भाई हम क्या करेंगे, हम यूएस से बहुत ज्यादा परचेजेस करेंगे, हम आपसे काफी ज्यादा चीजें परचेज किया करेंगे। क्या आपसे परचेज किया करेंगे? एनर्जी आपसे परचेज करेंगे और वेपनरी आपसे परचेज करेंगे, यानी असला और तवानाई जो है वो आपसे ही लिया करेंगे। ये भी साथ में टर्म में शामिल है कि हम आपको ये फेवर भी देंगे, तो वो जो पैसा हम इन चीजों पे लगाते हैं रशिया पे या मिडिल ईस्ट की कंट्रीज पे, तो वो आपको दिया करेंगे। समझ रहे हैं? तो कितना ज्यादा अनफेयर है। मेजर कमिटमेंट्स इसमें क्या की गई हैं, ईयू जो है वो क्या करेगा जी, इसके अलावा अब ये चीजें हैं, इसके अलावा ईयू क्या करेगा, ईयू जो है वो 750 बिलियन 750 अरब डॉलर्स जो है वो यूएस की एनर्जी के अंदर जो है 2027 तक लगाएगा, ठीक है जी। यानी अगले 2 सालों के अंदर जो है वो अच्छा खासा यानी 750 बिलियन डॉलर्स इसमें लगाएगा। इसके साथ साथ वो इन्वेस्ट करेगा 600 बिलियन डॉलर्स इन यूएस इकोनॉमी। आपने देखा जैसे जो है जापान इन्वेस्ट करेगा, जैसे जो है वो सऊदी अरेबिया इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो हर मुल्क ही उन्हें कुछ ना कुछ ऑफर कर रहा है, तब वो जाके मान रहे हैं कि भाई हमने मेगा बनना है, दुनिया नीचे जाती है तो जाए। तो 600 बिलियन जो है वो 750 एनर्जी सेक्टर के अंदर और 600 बिलियन जो है वो यूएस इकोनॉमी में इन्वेस्ट किया जाएगा। इसके साथ साथ जो है वो हंड्रेड ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के यूएस के मिलिट्री इक्विपमेंट्स भी परचेज किए जाएंगे। जी हाँ। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि पाकिस्तान तो पाकिस्तान रह गया कि हम इस बात को रो रहे हैं कि भाई हम क्यों उन्हें जो है वो मिनरल्स ऑफर कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं ना कि हम मिनरल्स क्यों ऑफर कर रहे हैं, और वो हम पे जो है 27% अगर लगाते हैं तो लगाने दें। तो हम तो कुछ भी नहीं है अगर वो ईयू जो है वो ये इतना कुछ उन्हें ऑफर कर रहा है, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर ये सेल नहीं करेंगे अमेरिका में, या महंगी प्रोडक्ट सेल होंगी अमेरिका में टैरिफ के साथ, बड़े टैरिफ के साथ, तो इनके लिए पॉसिबिलिटी नहीं है सरवाइव करने की, इनकी इकोनॉमी बैठ जाएगी। इसलिए मजबूर होकर ये सब कुछ जो है वो कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो एरोस्पेस टैरिफ है उसको फिलहाल जीरो ही रखा गया दोनों साइड से, ठीक है। लेकिन ईयू अब ऐसा भी नहीं है कि हर चीज के ऊपर जो है 15% टैरिफ है, बल्कि जो स्टील और एल्यूमिनियम है इसके ऊपर ट्रम्प साहब पहले ही कह चुके हैं कि वो कहीं से भी आएगा भाई उसके ऊपर हमने लगाना है, वो हमारी अपनी इंडस्ट्री की जरूरत है, ठीक है। तो 50% उसके ऊपर उसी तरह से रहेगा, स्टील के ऊपर और एल्यूमिनियम के ऊपर, वो आप अमेरिका को ना भेजें, ठीक है, अमेरिका अपने खुद प्रोड्यूस करे। बाकी जो है अगर आप भेजेंगे तो 50% उसके ऊपर होगा, उस पर जो है वो कोई भी गुंजाइश नहीं है। तो ये डील्स की आप देखें ओवरव्यूज का हमें दिखाई दे रहा है। तो अब ये जो है वो अमेरिका और यूरोप के बीच में जो है वो डील साइन हुई है। मजीद अगर इसको देखते हैं तो रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो देखिए अब सामने नजर आ रहा है अनफेयर है, ठीक है। अगर कोई अच्छा रिएक्शन भी दे रहा है तो वो मजबूर है बेचारा। तो ट्रम्प साहब क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी बिगेस्ट डील एवर मेड। अब वो जापान की दफा भी यही कह चुके, सऊदी अरब की दफा भी यही कह चुके, कतर की दफा भी यही कह चुके, क्योंकि सब उन्हें बहुत मेगा डील्स दे रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं ये बिगेस्ट डील एवर है कि भाई सबसे बड़ी तारीख की डील हमने ईयू के साथ जो है वो की है। और यूरोपीय यूनियन जो है वो क्या कह रही है, वो कह रही है इससे स्टेबिलिटी आएगी, यानी वो ये नहीं कह रही बहुत अच्छी है, वो ये कह रही है कि ठीक है भाई इस्तेहकाम रहेगा। वो जो एक अनसर्टेनिटी थी हमारे अपने ही एलआई की तरफ से, इत्तेहादी की तरफ से कम वो नहीं होगी, और एक अनसर्टेनिटी नहीं पैदा होगी, और रिलेशनशिप जो है वो ट्रेड रिलेशनशिप हमारे जारी रहेंगे। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी जो है वो कह रहा है भाई ठीक है हम अवॉइड से बच रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। फ्रांस ने थोड़ा सा खुल के क्रिटिसाइज किया, ठीक है, और फ्रांस जो कह रहा है ये एक डार्क डे है, यानी ये जो डील साइन हुई है काले दिन के तौर पे याद रखी जाएगी कि कैसे कालिफ जो है वो मली गई है हमारे फेस के ऊपर, और ईयू जो है किस तरह से उसने सरेंडर कर दिया। और ये हकीकत है कि ईयू ने सरेंडर कर दिया है इतनी बैड टर्म्स के ऊपर यूएस को, सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने इत्तेहादी को साथ रखने के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ जर्मनी और जो डच हैं उनके ऑफिशियल्स ने भी डिससेटिस्फेक्शन शो की है, और वो समझ रहे हैं कि अनबैलेंस कंप्रोमाइज है, और सामने नजर आ रहा है अनबैलेंस कंप्रोमाइज है, और इसका नेगेटिव इंपैक्ट होगा यूरोपियन इंडस्ट्रीज के ऊपर, ठीक है। बहुत ज्यादा ना भी हुआ लेकिन नेगेटिव इंपैक्ट होगा, और यूरोपियंस को भी एहसास होगा कि भाई अमेरिका कितनी बड़ी पावर है कि किस तरह से उसने जो है वो हमें घुटनों पे लेके आ गया। अब इससे पहले आपको पता है 30% टैरिफ था, ठीक है, और जिसकी जो है वो फ्राइडे से उसने स्टार्ट होना था, लेकिन उसको जो है वो रिड्यूस करके 15% पे लेके आए हैं, लेकिन 50% जो है वो स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर उसी तरह से रहेगा। सो बेसिकली अगर हम एट द एंड इसको अगर एज ए होल सम अप करें तो ये एक जो है वो अनबैलेंस डील है जो कि यूएस के फेवर में गई है, और यूएस जो है वो प्रेशराइज कर रहा है अपने ही इत्तेहादियों को फेवरेट डील्स लेने के लिए, ठीक है। तो अब अमेरिका जो है वो ये स्टाइल अपना रहा है डिप्लोमेसी का, कि जिसके अंदर ये डिप्लोमेसी का एक वे है कि आप जो है प्रेशराइज करते हैं और अपनी बात मनवाते हैं बिना वॉर के, ठीक है। हालांकि ये नेटो का हिस्सा है। अब इस न्यूज के साथ अगर आप नेक्स्ट न्यूज जो है देखेंगे तो आपको ज्यादा आइडिया होगा कि कैसे दुनिया किस साइड पे जा रही है।
नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जी। अब देखिए यहाँ पे मैप है हमारे पास, तो ये जो है वो ग्लोबल नॉर्थ है, ये जितना भी ऊपर का आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, अमेरिका है, रशिया है, और ये जो है ग्लोबल साउथ है, जिसमें ग्लोबल साउथ में हमें सबसे बड़ा कंट्री जो है कौन दिखाई दे रहा है, चाइना दिखाई दे रहा है। तो ग्लोबल साउथ को जो लीड करेगा या जो लीड कर रहा है करंटली, वो चाइना है, क्योंकि चाइना खुद को ग्लोबल साउथ का हिस्सा समझता है। समझ रहे हैं? पूरे का पूरा जो है इक्वेटर लाइन से नीचे ये सारे का सारा बेसिकली क्या है, ये ग्लोबल साउथ है। तो ग्लोबल साउथ को लीड कौन कर रहा है जी, चाइना लीड कर रहा है, जबकि ग्लोबल नॉर्थ को कौन लीड कर रहा है, अमेरिका लीड कर रहा है। ठीक है, तो ग्लोबल नॉर्थ जो है वो सारे के सारे वो मुल्क हैं जो तरक्की याफ्ता हैं, और ग्लोबल साउथ में अभी आहिस्ता आहिस्ता, जैसे साउथ कोरिया हो गया, ब्राजील हो गया, ठीक है, तो ये जो है वो साउथ अफ्रीका हो गया, सॉरी, ये जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तरक्की कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ग्लोबल साउथ में अब जो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आना स्टार्ट हुआ है, तो ये चाइना का ब्लॉक आप इसे कह ले, ठीक है, और ग्लोबल नॉर्थ जो है आप इसे अमेरिका का ब्लॉक कह ले, कि सारे का सारा अमेरिका की मुट्ठी में हमें ज्यादा दिखाई देता है, रशिया को छोड़ के। ठीक है, अब डॉन जो है जी यहाँ पे कह रहे जी, बिल्डिंग फाइनेंशियल अल्टरनेटिव्स फॉर ग्लोबल साउथ, कि ऐसे क्या फाइनेंशियल अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं जो ग्लोबल साउथ को फायदा दें, खास करके अफ्रीकन कंट्रीज को या साउथ अमेरिकन कंट्रीज को, जिनके हालात बहुत ही बुरे हैं, उनके हवाले से जो है यहाँ पे बातचीत की जा रही, और अल्टीमेटली ये चाइना को फेवर कर रहा है आर्टिकल। ठीक है, ANN और डेली चाइना के आर्टिकल है, डॉन के अंदर पब्लिश हुआ हुआ है, तो इसको डिस्कस करते हैं कि अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं। कॉल फॉर IMF रिफॉर्म, इस आर्टिकल के अंदर सबसे पहली बात ये की जा रही है कि भाई IMF जो है वो इस टाइम पे एक अनफेयर सिस्टम चला रहा है, और ये सारे का सारा जो IMF का कंट्रोल है 1944 के बाद से, जब से यानी इसको इसकी बुनियाद रखी गई, तो इसका सारा कंट्रोल जो है वो वेस्ट के पास है। ठीक है, वेस्टर्न पावर्स के पास है, जिसमें अमेरिका जो है वो सबसे ज्यादा शेयर, वोटिंग शेयर उसका है, वोटिंग परसेंटेज उसकी है, तो उसकी मर्जी से यहाँ पे फैसले होते हैं, और उसके बाद जो है वो उसके इत्तेहादी जो है यानी यूरोप जो है उसकी मर्जी से। तो यूरोप और अमेरिका दोनों ही बेसिकली जो है वो ग्लोबल नॉर्थ का हिस्सा हैं। समझ रहे हैं बात को? तो ग्लोबल नॉर्थ, ये आर्टिकल ये बताना चाह रहा है कि कभी भी नहीं चाहता कि भाई ग्लोबल साउथ जो है उनकी बराबरी में आए, इसलिए जो है ये सारे के सारे ग्लोबल साउथ के ममालिक के, जो गरीब ममालिक हैं, उनके फैसले ये ग्लोबल नॉर्थ के ममालिक जो है फैसले करते हैं, जिनका सबसे बड़ा शेयर IMF के अंदर है जब से ये बनी है। ठीक है, जबकि अब वर्ल्ड रियलिटी चेंज हो चुकी। तब 1944 में चाइना के हालात कुछ और थे, इवन 1949 में चाइना ने आजादी हासिल की। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं चाइना एक बड़ी पावर है, दूसरी बड़ी इकोनॉमी है, तो अब चीजें बदल रही हैं, ये यहाँ पे ये कह रहे हैं। ब्रिक्स समिट डिक्लेरेशन, यहाँ पे इसका रेफरेंस दिया जा रहा है कि भाई सबसे पहले जो 17th ब्रिक्स समिट हुआ है रियो डी जेनेरो के अंदर, ब्राजील के अंदर, आपने देखा। ठीक है, तो उसके अंदर जो है वो बात की गई सबसे पहले IMF रिफॉर्म्स की, कि भाई ग्लोबल साउथ को IMF रिफॉर्म्स चाहिए, और वो भी ब्राजील में ही हुआ, बेसिकली वो भी ग्लोबल साउथ नॉर्थ का हिस्सा है। ठीक है, और यहाँ पे कह रहे हैं भाई कोटा रीडिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, यानी उसमें जो उन्होंने डिमांड्स की थी ब्रिक्स समिट के अंदर, और मैनेजमेंट अपॉइंटमेंट्स की जो है यहाँ पे उन्होंने बात की। डेवलपिंग नेशंस जो है उनको बहुत ज्यादा मुश्किलात फेस करनी पड़ रही हैं, ठीक है, इस कोटा सिस्टम की वजह से, तो इसको जो है वो कह रहे हैं भाई रीशेप किया जाए, ये ब्रिक्स समिट के अंदर बात की गई। फिर वो बता रहे हैं स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है, कि जो पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर, एक जो है ढांचा बना हुआ है, जो 1944 में जो है ब्रिटेन वुड्स कमीशन के बाद ये बनाया गया IMF। ठीक है, तो बेसिकली ये सारा ढांचा अमेरिका को या यूरोप को जो है फायदा देने के लिए है। IMF की जितनी गवर्नेंस है या उसका जो कंट्रोल है गवर्नेंस का, वो अमेरिका के पास है, और डोमिनेट करती हैं कुछ जो है अ फ्यू डेवलप्ड कंट्रीज, कुछ जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज, जिसमें अमेरिका है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है। ठीक है, तो कुछ जो कंट्रीज हैं वो बेसिकली यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं, और अब ये कह रहे हैं कि भाई ये शिफ्ट होना चाहिए या हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता ग्लोबल नॉर्थ के अंदर, हम ये देख रहे हैं। ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमीज जो है वो शिफ्ट हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब इनइक्वालिटीज इन IMF गवर्नेंस, साथ में इस आर्टिकल के अंदर बता रहे हैं कि भाई जो IMF गवर्नेंस है उसमें भी इनइक्वालिटीज हैं, जैसे कि चाइना जो है वो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, यानी दूसरी बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन बावजूद उसके कि उसका कोई शेयर नहीं है। इस वजह से हम ये देख रहे हैं कि जो IMF है वो बेसिकली उसका स्ट्रक्चर ही खराब है, वरना वो सारे ममालिक को जो चाइना से कम पावरफुल है उनको अहमियत दे रहा है, लेकिन में नहीं दे रहा, क्योंकि पुराना मॉडल फॉलो हो रहा है, नया मॉडल जो है वो नहीं हो रहा, तो अब इसको चेंज की जरूरत है। तो अब वो बता रहे हैं कि भाई अब वो इतनी पावरफुल होते हुए, सेकंड इकोनॉमी होते हुए, फिर भी लेस देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर है उसके बाद, आधे से भी कम उसके पास जो है वोटिंग पावर है सेकंड इकोनॉमी होते हुए भी, जबकि अमेरिका जो है या उसके मुकाबले में जो स्मॉलर यूरोपियन नेशंस हैं उनके पास अच्छा खासा इन्फ्लुएंस और अच्छी खासी वोटिंग पावर है, क्योंकि उस टाइम पे वो पावर थी जब ये बना IMF, तो वही उन्होंने पावर रखी हुई है। इसके साथ साथ यूएस की जो वीटो पावर है इसको भी हाईलाइट किया जा रहा है यहाँ पे, कि भाई जो यूएस है वो ब्लॉक कर देता है रिफॉर्म्स को अपनी वीटो पावर की वजह से, क्योंकि 15% वोटिंग शेयर तो सिर्फ अमेरिका के हैं,
जबकि किसी भी वोटिंग के लिए 85% सुपर मेजोरिटी चाहिए होती है, जबकि सुपर मेजोरिटी तो मिल ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अमेरिका और उसके इत्तेहादी जो है वो उसको वीटो कर देते हैं। तो जब वो वीटो कर देते हैं तो एक्चुअली में जो है कोई भी रिफॉर्म जो है वो नहीं आ सकती और कोई रिफॉर्म एजेंडा भी वो नहीं पूरा हो सकता ग्लोबल साउथ के लिए, ठीक है। इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई ये पुराना सिस्टम है, अब उस सिस्टम में उस टाइम पे तो एक्सेप्टेबल था, लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। उसकी चाइना की एग्जांपल दी जा रही है कि चाइना इतना पावरफुल होते हुए भी उसके वोटिंग राइट्स कम है, जबकि अमेरिका के ज्यादा हैं या यूरोपियन पावर्स के ज्यादा हैं, तो अब इसको शिफ्ट होना चाहिए। इसी में मजीद वो आगे क्या कहते हैं जी, क्रिटिसिज्म ऑन आईएमएफ पॉलिसीज, के आईएमएफ की जो पॉलिसीज हैं उनको भी क्रिटिसाइज किया गया। जैसे कि अब वो पाकिस्तान के लिहाज से भी आपको नजर आएंगे कि हकीकत में ऐसा ही है, ठीक है। हार्मफुल लैंडिंग कंडीशंस, कि वो जो कर्ज देते हैं बेसिकली वो बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह हैं। यानी जो कर्ज दे रहे हैं, अब देखिए पाकिस्तान को भी तो बताया ही चाहता है कि आप आईएमएफ की बातें माने, जॉब्स को कम करें, प्राइवेटाइजेशन करें, लिबरलाइजेशन करें, आप जो है वो दूध और शहद की नहरें निकलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कहते हैं जो प्राइवेटाइजेशन की बात होती है, लिबरलाइजेशन की बात होती है, या ऑस्टेरिटी मैयर्स की बात होती है कि भाई आप जो है वो अपने अखराजात को कम करें हुकूमत के लेवल के ऊपर, तो ये सम टाइम वर्स कर देते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस को। और हमने यही देखा कि पाकिस्तान जो है वो शुरू से ही आईएमएफ प्रोग्राम्स ले रहे तो मजीद नीचे ही जा रहा है और बॉर्विंग नेशंस के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो इनएडिक्वेट क्राइसिस की भी बात कर रहे हैं यहाँ पे कि भाई 2008 के जो फाइनेंशियल क्राइसिस थे या कोविड 19 के जो फाइनेंशियल क्राइसिस थे, उसमें भी हमने देखा कि भाई किस तरह से जो है वो कोविड 19 के टाइम पे भी जो है वो चीजें बेहतर तरीके से मैनेज नहीं की गई, ठीक है। और वो जो बेहतर तरीके से मैनेज नहीं हुई उसमें भी हम इस बात के विटनेस हैं कि भाई वो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है जी, उसका रिस्पॉन्सिबल यही है। अब वो कह रहे हैं कि भाई अब क्या होना चाहिए, चाइना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है वो क्या बता रहा है बेसिकली कि चीजों को अब बदलना चाहिए, अब इसका इंटरेस्ट डिफरेंट है, ठीक है। तो ग्रेटर इन्फ्लुएंस जो है वो आईएमएफ के अंदर अब जो है वो इनका है, तो उसको रीशेप होना चाहिए ताकि ग्लोबल फाइनेंशियल रूल्स को रीडिजाइन किया जा सके, ठीक है। और यूएस की जो डोमिनेंस है उसको जो है वो कम किया जा सके, हकीकत यही है। तो फ्यूचर जो है अगर उसकी बात करें ग्लोबल फाइनेंशियल गवर्नेंस की, तो उसमें वो कह रहे हैं कि भाई सबसे पहले क्या होना चाहिए, कोटा सिस्टम को जो है वो रिकैलिब्रेट होना चाहिए, यूएस की वीटो पावर जो है उसको कम किया जाना चाहिए, और डेमोक्रेटिक जो है वो डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, और शिफ्ट पे फोकस होना चाहिए कि कैसे जो है वो शिफ्ट किया जाए। और वो कह रहे हैं कि भाई हमने ऑलरेडी इसके ऊपर काम किया हुआ है, कि जैसे हमने जो है वो नेशनल डेवलपमेंट बैंक बनाया हुआ है आईएमएफ के अगेंस्ट में। अब ये ऐसा नहीं है कि ये अल्टरनेटिव सिस्टम है, वो ये कह रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं मल्टीपोलर फाइनेंशियल ऑर्डर की, ठीक है, कि बजाय इसके कि सारी दुनिया की जो पावर है, ठीक है, सारी दुनिया की पावर एक इंस्टीट्यूट के पास हो, आईएमएफ के हाथ में हो, तो उससे बेहतर है कि भाई मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स हो और मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स जो है उसको मैनेज करें, तो इस तरह से मोनोपोली नहीं बनेगी। लास्ट हमारे पास न्यूज है जी डॉन के अंदर, ये भी है, एस सीरियसली वीकेंड नेटो फाल्टर्स एससीओ एडवांसेस, ठीक है, कि भाई किस तरह से नेटो जो है वो कमजोर हो रहा है और उसके नतीजे के तौर पे हम ये देख रहे हैं कि एससीओ पावरफुल हो रहा है। इसका कंपैरिजन सम टाइम आपसे पूछा जाता है। यहाँ पे अगर इस मैप के अंदर देखिए, वर्ल्ड मैप के अंदर, तो ये हमारे पास जो है वो नेटो पावर्स हैं, ये आपको जो नजर आ रही हैं, ठीक है जी, ये अमेरिका जो है, और ये बाकी यहाँ पे कनाडा और बाकी और ये यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, ये सारे के सारे जो है वो नेटो है। जबकि इसके पैरेलल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये एससीओ का ब्लॉक है, ठीक है। अब अगर हम कोल्ड वॉर के टाइम पे जाते हैं तो ये वॉर कैसे, ये जो मैप है तकरीबन ऐसे ही कुछ दिखने वाला था, लेकिन यहाँ पे जो है वो ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज भी शामिल थे और उसको वर्सा पैक्ट जो है वो कहा जाता था, या वर्सा पैक्ट का नाम दिया जाता था। उसको लीड करता था रशिया, और अब इस टाइम पे जो है वो एससीओ को रशिया और चाइना दोनों ही लीड कर रहे हैं। तो अब भी ये एक किस्म का जो है वो कोल्ड वॉर का सिनेरियो बन रहा है। हम ये देख रहे हैं कि एक साइड पे नेटो जो है और दूसरी साइड पे एससीओ जो है, लेकिन जो आर्टिकल है ये फोकस इस बात को कर रहा है कि इस टाइम पे नेटो डेक्लाइन कर रहा है जबकि एससीओ राइज कर रहा है अपनी पॉलिसीज की वजह से। कैसे, वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। कि सबसे पहले कहते हैं नेटो की जो डेक्लाइन है वो कैसे है, वो कहते हैं पोस्ट कोल्ड वॉर आइडेंटिटी क्राइसिस, के सबसे पहला क्राइसिस उन्हें क्या है कि कोल्ड वॉर जो हुई, ठीक है, जो 1945 से लेके 1991 तक कोल्ड वॉर रही, एक साइड पे यूएस और दूसरी साइड पे यूएसएसआर, ठीक है। फिर हमने देखा सोवियत यूनियन का कोलैप्स हो गया, यानी यूएसएसआर का कोलैप्स हो गया 1991 के अंदर, ऐसा ही है। अब टेक्निकली यहाँ पे नेटो का पर्पस खत्म हो जाता है, क्योंकि नेटो को इसलिए बनाया गया, ठीक है, ताकि वो सोवियत यूनियन का मुकाबला कर सके कोल्ड वॉर के अंदर। तो अब जब सोवियत यूनियन ही टूट गया तो नेटो का पर्पस तो खत्म हो गया अगर देखा जाए टेक्निकली। सो इसका मतलब उसके जो आइडेंटिटी क्राइसिस थे वो 1991 से स्टार्ट हो गए। फिर उन्होंने क्या किया जी, रीडिफाइन किया इस रोल को ताकि ये मुसलसल रेलिवेंट रहे
आर्टिकल 5 के तहत कि भाई हम जो है वो आर्टिकल 5 के तहत हमारा जो दिफा है वो मुश्तरका होगा, ठीक है। तो यूएस ने जो है वो इस सारे के कंट्रोल संभाल लिया और कहा कि भाई हम लिबरल ऑर्डर को ग्लोबली फैलाएंगे और हम इसी को आगे लेके जाएंगे, ठीक है। अब करंट वीकनेसेस उसकी क्या है इस मौजूदा हालात में एग्जांपल दे रहे हैं जी, जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब की एग्रेसिव पॉलिसीज हैं, अपने ही इत्तेहादियों को प्रेशराइज करना है, जिसकी आज सबसे प्राइम एग्जांपल जो है वो आप देख लें, जो ईयू की डील है वो कितनी अनफेयर डील है, जापान के साथ जो डील हुई कितनी अनफेयर डील हुई, मिडिल ईस्टर्न कंट्री से जो डील हुई कितनी अनफेयर डील हुई, समझ रहे हैं। तो ये जो अपने ही इत्तेहादियों को प्रेशराइज करना है, इसका मतलब नेटो के जो अपना ही सिस्टम है वो कमजोर होता जा रहा है, ये इस टाइम पे इसके करंट क्राइसिस है। इसके साथ साथ जो नेटो मेंबर्स हैं वो भी इस टाइम पे क्या फील कर रहे हैं जी, वो कंफ्यूज हैं और वो बेट्रायड महसूस कर रहे हैं, उनको इस टाइम पे जो है ना महसूस हो रहा है कि भाई उनसे धोखा किया जा रहा है, ठीक है, बगावत हो रही है, धोखा किया जा रहा है उनके साथ, जो है ऐसा नहीं होना चाहिए था। और यूएस जो है वो डिमांड कर रहा है जी, मुसलसल जो है बड़ी बड़ी, और खास करके वो डिमांड क्यों कर रहा है कि जब से रशिया ने जो है वो यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन की, क्योंकि अब इस टाइम पे यूरोप थ्रेट के अंदर है, बात समझ रहे हैं। तो इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका, ये कहा जा रहा है किसकी तरफ से, इसकी तरफ इस पूरे आर्टिकल की तरफ से। और उसकी प्राइम एग्जांपल हकीकत में हम देखते हैं कि आज ये जो डील हुई है, ये डील क्यों मानी है ईयू ने, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए तो क्या सिर्फ उसने ट्रेड के लिए मानी है? नहीं, हरगिज नहीं। इसलिए कि उसने अपनी सिक्योरिटी को सामने रखा और ये डील मानी कि यार अमेरिका अगर पीछे हो गया, हमने से नाराज कर दिया, तो कल जो है वो अगर अटैक हो जाता है और रशिया जो है वो पूरे यूरोप के ऊपर अटैक कर देता है, तो हम क्या करेंगे? अकेले तो हम उसको नहीं हरा सकते, समझ रहे हैं ना। तो मजबूर होकर वो कर रहे हैं। एससीओ's ग्रोइंग मोमेंटम, अब एक साइड पे नेटो की कंडीशन बता दी कि क्या जा रही है, अब बता रहे हैं कि जो है वो एससीओ का मोमेंटम क्या है इस टाइम पे, कैसे वो अपने आप को ऊपर लेके आ रहे हैं नेटो के लेवल के ऊपर। कि एससीओ में जो है बेसिकली चाइना और रशिया इसको लीड कर रहे हैं, स्टार्ट भी इन्होंने किया, फाउंडिंग मेंबर्स थे और लीड भी यही कर रहे हैं। अब ये स्ट्रेंथ जो है वो गेन कर रहे हैं और ये डिप्लोमेटिक रेलिवेंस हो रही है इनकी दुनिया के अंदर आहिस्ता आहिस्ता। उसमें बता रहे हैं कि भाई अब ये पॉसिबली जो है वो अल्टरनेटिव होगा नेटो का, ठीक है। अब बताते हैं कैसे। वो बता रहे हैं कि सबसे पहले दो मालिक हैं इन्हीं के, रशिया और चाइना, जो कि लीड कर रहे हैं, तो दोनों अपनी जगह पे परफॉर्म कर रहे हैं। और वो कैसे कर रहे हैं? रशिया एक्टिव डिप्लोमेसी, कि रशिया बावजूद जंग के बहुत ही एक्टिवली डिप्लोमेसी कर रहा है, जैसे कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर, क्योंकि जो प्यूटन साहब हैं, जाहिर बात है उनके लिए तो आईसीसी ने वारंट जारी किए हैं, वो तो नहीं जा सकते, लेकिन बता रहे हैं कि भाई किस तरह से मल्टीपल की इवेंट्स में उन्होंने जो है वो अपनी एंगेजमेंट का इजहार किया, जैसे एशियान रीजनल फोरम मलेशिया में उन्होंने जो है वो जाके वहां बातचीत की, अपनी प्रेजेंस दिखाई है, इतनी बड़ी जो है वो साउथ के अंदर जाके दिखाई है प्रेजेंस अपनी, ठीक है, और री इंगेजमेंट की है। इसके साथ साथ नॉर्थ कोरिया के साथ उन्होंने विजिट किया नॉर्थ कोरिया का, और किम जोंग के साथ जाके मुलाकात की। और यही नॉर्थ कोरिया जो है, इसकी फौज आपको पता है इस टाइम पे जो है वो यूक्रेन के अंदर लड़ रही है रशिया की तरफ से, ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है, ठीक है। इसके साथ साथ चाइना का उन्होंने विजिट किया तिनजिंग का एससीओ समिट के अंदर, ठीक है, और शी जिनपिंग से इनकी मुलाकात जो है वो हुई, ठीक है। तो बेसिकली बता रहे हैं कि भाई किस तरह से रशिया जो है वो इस टाइम पे, और उसके साथ से बता रहे हैं प्यूटन साहब भी चाइना का भी जो है वो विजिट करेंगे इनकी परेड डे पे और एससीओ समिट के ऊपर, और यहाँ पे जो है इनसे मुलाकात होगी। तो इसके साथ साथ वो कह रहे हैं भाई इंडिया को भी इन्होंने ये बात कही है कि हम आरआईसी जो है बनाते हैं, आप अगर वेस्ट के इन्फ्लुएंस से निकल जाए तो रशिया, इंडिया और चाइना जो है वो अपना एक इत्तेहाद बना सकते हैं और अपनी एक पावर बना सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि इंडिया जो है वो यूएस की वजह से शायद ऐसा कभी भी ना होने दे। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये कोशिश की जा रही है रशिया की तरफ से कि वो इस फ्रंट के ऊपर जो है कोशिश कर रहे हैं डिप्लोमेटिकली अपनी रेलिवेंस शो करने की, और वो कोशिश कर रहे हैं मल्टीपोलर ऑर्डर की, ठीक है। दूसरी साइड पे बता रहे हैं जी चाइना भी बड़ी एफर्ट कर रहा है। चाइना के शी जिनपिंग साहब जो हैं वो मल्टीपल फॉरेन ट्रिप्स के ऊपर 2025 में गए हैं, ठीक है, जैसे कि वियतनाम गए, मलेशिया गए, कंबोडिया गए, रशिया गए, ठीक है, सेंट्रल चाइना और एशिया समिट काजाकिस्तान के अंदर हुआ, वहां गए, ठीक है। इसके साथ साथ उन्होंने इंडिया के साथ, जिनके साथ उनके ताल्लुकात बहुत बुरे थे, हम ये देख रहे थे खास करके 2020 के बाद से, तो कह रहे हैं भाई कि उसके साथ भी उन्होंने बातचीत की है और उन्होंने मीडिएट भी किया पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, ठीक है, जो हमारा रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ इसका भी यहाँ पे जिक्र किया गया कि वो भी रीजनली जो है वो अपनी अपीयरेंस को शो कर रहे हैं। अब ये तो बता रहे हैं कि रशिया और चाइना एससीओ के जो मेजर कंट्रीज हैं वो ग्रो कर रहे हैं एससीओ को भी और अपने इन्फ्लुएंस को भी, जबकि दूसरी साइड पे जो अमेरिका है, इनका अल्टरनेटिव या इनका दुश्मन जो है, राइवल जो है, वो अपने आप को कैसे नीचे लेके आ रहा है, टैरिफ लगा के और ये सारी चीजें करके, और अपना ट्रस्ट जो है वो खत्म करता जा रहा है। यूएस फॉरेन पॉलिसी कंसर्न्स, और फिर बता रहे हैं कि भाई इनका कंपैरिजन यूएस के साथ अगर हम देखें तो यूएस की एक एरेटिक फॉरेन पॉलिसी है, मुसलसल बदलती हुई, चेंज होती हुई, जो खुद ही उसे समझ नहीं आ रही, ठीक है, और प्रेशर डाल रहे हैं, जिसमें हाई टैरिफ्स जो हैं और डिमांडिंग डील्स जो हैं, जिसमें आज हम देख रहे हैं कि सबसे प्राइम एग्जांपल हमें ईयू की नजर आ चुकी है। और हकीकत में ये जो हमने देखा आर्टिकल बिल्कुल रेलिवेंस है इसकी आज अगर हम देख रहे हैं, ठीक है। इसके साथ वो प्रेशराइज कर रहे हैं अपने ही इत्तेहादियों को, डिफेंस स्पेंडिंग्स को बढ़ा रहे हैं कि भाई आप जो है वो अपने जीडीपी का 3% इन्वेस्ट करें। इसका मतलब
मुसलसल जंग की तैयारी कर रहे हो, जो उनका है कि भाई जो है पीस ट्रू स्ट्रेंथ, एक स्लोगन आ गया कि भाई अब हम ताकत के जरिए जो है वो बेसिकली क्या करेंगे जी, अमन हासिल करेंगे चाइना को काउंटर करने के लिए। इसी तरह से अब ये क्या कर रहा है, वो कह रहे हैं जी ये ग्लोबल एंजाइटी और अनसर्टेनिटी पैदा कर रहा है, और उनके अपने ही जो एलाइज हैं, जो इत्तेहादी हैं, वो भी इस टाइम पे फियर के अंदर, हकीकत यही है कि यूरोप जो है उसको एहसास हो चुका है इस बात का, और आज की डील के बाद तो बहुत ही एहसास हो चुका होगा कि हमें अपने कदमों पे खड़ा होना होगा, हमें अमेरिका की तरफ नहीं देखना। ठीक है, तो ये भी इनका सही है। तो एट दी एंड वो कह रहे हैं कि भाई जो नेटो है वो इस टाइम पे स्ट्रगल कर रहा है, उसकी अपनी इंटरनल टेंशंस हैं, और हमेशा रियासतें, सल्तनतें, बड़ी-बड़ी एम्पायर्स जो हैं वो तभी टूटती हैं जब बाहर से दुश्मन हमला करे, नहीं जब बल्कि वो अपने अंदर ही जो है वो अपनी खींचातानी में लगा हो, जिसकी प्राइम एग्जांपल आप पाकिस्तान देख लें। ठीक है, कि इसके हालात क्या हैं। तो यूनिटी नहीं है तो तब तक ऐसा ही है। ठीक है, तो यूएस जो है अगर हम उसकी बात करते हैं तो वो इस टाइम पे अनप्रेसिडेंटेड है, कब क्या डिसीजन ले ले ट्रंप साहब कोई पता नहीं किसी के हवाले से। जबकि एससीओ जो है उसके सस्टेनेबल डिसीजंस हैं, उसका ट्रस्ट बिल्डिंग हो रही है, उसका इन्फ्लुएंस है, वो मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स जो है उसको होस्ट कर रहा है, रीशेप कर रहा है ग्लोबल पावर बैलेंस को। तो इसका मतलब ये है कि जो नेटो है उससे पावर जा रही है, जबकि जो पावर है वो किसकी तरफ आ रही है जी, इस टाइम पे एससीओ की तरफ आ रही है। ये जो है वो इस आर्टिकल का कहना है, और बहुत ही शानदार आर्टिकल है, दोनों ही बहुत ही शानदार आर्टिकल्स है। तो ये आज हमारा जो है वो करंट अफेयर्स का रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।